हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा संविधान के बारे में ऑल डिटेल मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो इस सीरीज को आप इतना शेयर करिए कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा संविधान कैसे लागू हुआ, हमारा संविधान का नींव कहाँ से पड़ा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं जो नोट्स तैयार किया हूँ वो एम लक्ष्मीकांत के बुक से नोट्स तैयार किया हूँ। आज हम लोग सिर्फ एक चैप्टर देखेंगे, एक अध्याय देखेंगे, एक छोटी सी झलक जो कि आपको संविधान के बारे में कुछ बताएगा। कैसे मेरा संविधान लागू हुआ, कैसे संविधान विकास हुआ, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट लेसन का नाम है आपका संविधान का विकास। आप एम लक्ष्मीकांत बुक जो लगभग 1100 पेज का है, उसका फर्स्ट अध्याय देखने जा रहे हैं। तो दबा के इसको शेयर कर दीजिए। और अगर यदि आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कम ऑन फास्ट। संविधान का विकास कैसे हुआ, तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही शुरुआत हो गया था। जैसे कि 1600 एक मिनट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुई तथा भारत में व्यापार की अनुमति महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1600 ईस्वी में अनुमति दे दी गई। मीन्स बोला गया है हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहली बार 1600 ईस्वी को किया गया था और इसके तहत महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने का अनुमति दिया गया। ठीक है, एलिजाबेथ जब अनुमति दे दिया जो कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं, तो उस कंपनी की देख रेख के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए और वही नियम कानून जो है हमारे संविधान को बनाने में बहुत ही सहायता प्रदान की। ठीक है, कंपनी के कार्यों के नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए जो निम्न प्रकार के हैं। और जो नियम बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें से कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि भारतीय संविधान की नींव कैसे पड़ी। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास इन अधिनियम द्वारा हुआ। फर्स्ट अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था उसको बोला गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने व नियमित करने के का ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट जो लगाया गया था, ये पहला कदम था अपने कंपनी को नियमित करना, मतलब रेगुलर चलाना और उसके ऊपर नियंत्रित स्थापित करने का ये पहला कदम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी अधिनियम के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब गवर्नर पहले हुआ करता था, अब गवर्नर जनरल उसी के नाम को बदल के रखा गया था। और ये सब क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जनरल एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये सब सवाल आपको पूछा जाता है, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया था, तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है दोस्त, इसके बाद दिया गया है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
बने। मतलब जब गवर्नर जनरल का नाम बदल करके गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया, तो उस कंडीशन में पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए। इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। ठीक है। मतलब बोला गया है जो गवर्नर जनरल बनाया गया था तो उसका कार्यकारी मतलब कार्यभार संभालने के लिए 4 गो सदस्य नियुक्त किया गया, और इसके लिए कोई अलग से परिषद नहीं था जो कि उसको नियुक्ति किया जाए। ठीक है। डायरेक्ट नियुक्ति किया जाता था, अपने अनुसार जो चाहे जिससे चाहे वो नियुक्त कर सकता था, इसके लिए कोई अधिनियम नहीं था। बम्बई व मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है। मतलब बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, मतलब इसी के कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतना काम जो है इसके तहत हुआ था। ठीक है। चलिए इसके आगे का अधिनियम पढ़ते हैं। फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में 1774 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अपेक्स न्यायालय के रूप में की गई। अपेक्स न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में, और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्त। इसके आगे पढ़ते हैं। एलिजा एम्पे देश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है। मतलब जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, सबसे पहला, उसका नाम था एलिजा एम्पे। ठीक है। उसके आगे हम लोग अगर यदि पढ़ें तो यहाँ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, लॉर्ड टाइड, लॉर्ड चैम्बूस और लॉर्ड लेम्पस्टर। ये 3 न्यायाधीश और थे, क्योंकि आपको बताए थे अभी 4 कार्यकारी परिषद की स्थापना किया गया, 4 मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। तो उसमें से एक थे एलिजा एम्पे, दूसरा था लॉर्ड टाइड, तीसरा लॉर्ड चैम्बूस और चौथा लास्ट में है लॉर्ड लेम्स्टर। ठीक है। नाम याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। उसके आगे आपका दिया गया है कंपनी के नौकरशाह को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। मीन्स बोला गया है ना, कंपनी का जो नौकरशाही था, कंपनी में जो नौकर वगैरह हुआ करता था, उसको निजी व्यापार करने से मना किया गया, और जो वो रिश्वत लेता था उसको भी मना किया गया। ठीक है। राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुल सदस्य जो थे वो 24 थे। ये सब मेन पॉइंट है, सब याद करिएगा, जितना भी लिखे सब याद करना है, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। ठीक है। राजस्व कार्यों मतलब जो पैसा लेन देन का जो कार्य करने वाला हुआ करता था, उसके ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके अंतर्गत जो है ना 24 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकारी दिए गए थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ, उसके बाद एलिजाबेथ ने जो अधिकार दिया जो कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, वो कितने वर्षों के लिए दिया गया था, 20 वर्षों तक। ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक्ट लगाया कंपनी के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसके तहत क्या क्या काम हुआ था उसको हम लोग पढ़ेंगे।
कंपनी के वाणिज्य व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब इसके ऊपर अलग अलग लोग, अलग अलग कमेटी नियंत्रित करेगा। ठीक है। वाणिज्य कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया। मतलब जो वाणिज्यिक क्षेत्र था उसकी देखरेख के लिए आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया और राजनीतिक क्षेत्र को देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। मोस्ट वीवीआई पॉइंट, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पर आता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सदस्यीय परिषद, गवर्नर जनरल की सक्रियता कम कर दी गई। गवर्नर जनरल जो हुआ करता था उसकी जो है शक्ति कम किया गया, ये 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। मीन्स बोला गया है भारत के विषय पर अगर जी कुछ चर्चा किया जाता था तो ब्रिटिश सरकार के सामने हूबहू रखा जाता था प्रत्यक्ष रूप से। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। मीन्स बोला गया ना, भारत में जो कंपनी का जो क्षेत्र था, मतलब सभी जगह कंपनी का शासन तो था नहीं, उसका व्यापार सभी जगह तो चलता था नहीं, लेकिन अगर जहाँ चलता था वो भारत में कंपनी के क्षेत्र में ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। मतलब वहाँ सिर्फ ब्रिटिश लोग ही व्यापार कर पाते थे। मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषदों की स्थापना किया गया। ठीक है, ये जो गवर्नरों का जो परिषद था उसका स्थापना मद्रास और बॉम्बे में किया गया था। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 1784 का अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। चार्टर्ड एक्ट 1793। 1793 एक्ट के तहत क्या क्या काम हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कौन एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एलिजाबेथ ने 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। वही चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया आगे। मतलब 20 वर्ष जैसे ही पूरा हुआ तो एक एक्ट लाया गया 1793 चार्टर्ड एक्ट, और उसके तहत 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया जी कि आप लोग यहाँ व्यापार कर सकते हैं 20 वर्षों तक और। ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस ICS 21 अप्रैल 1993 को पहली बार आयोजित हुई। ठीक है, जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं अभी यूपीएससी का, उसका नींव यहीं से रखा गया था। पहली बार एग्ज़ाम लिया गया था सिविल सर्विस का 21 अप्रैल 1993 ईस्वी को। सिविल सर्विस डे इसलिए मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाला या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला ये ज़रूर याद रखें, ये इंटरव्यू में और अदरवाइज MCQ क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 21 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? सिविल सर्विस डे, इंडियन सिविल सर्विस डे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 1793 में राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना किया गया था। 1793 में राजस्व बोर्ड मीन्स बोला गया है टैक्स वसूलने का एक ऑफिस, और राजस्व पुलिस और इससे संबंधित पुलिस अधिकारी। ठीक है, इसकी स्थापना 1793 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, जैसे जैसे ये विकास करते जाएगा उसी को देख देख के हम लोग के भारतवासी भी सीख रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसे चलाया जाता है।
ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड अधिनियम 1813, 1793 के बाद आता है 1813 का अधिनियम, ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या काम हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केवल 2 व्यापारिक अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार। मीन्स बोला गया इस अधिनियम के द्वारा सिर्फ 2 व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, जो कि आप चाय का व्यापार कर सकते हैं और चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये 2 ही अधिकार दिया गया, बाकी सब अधिकार छीन लिया गया। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा संपूर्ण ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। अब बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एकाधिकार तो हटा दिया गया, लेकिन जितने भी ब्रिटिश लोग व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए खुला दरवाजा कर दिया गया, सभी लोग व्यापार कर सकते थे। और पहले क्या था, सिर्फ कंपनी के लोग ही व्यापार कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं चार्टर्ड अधिनियम 1833, ठीक है दोस्त। 1833 बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। पहले यही चीज़ हम लोग पढ़े थे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन फ़र्क इतना था, उसमें लिखा था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ क्या आ गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में, और बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था, ठीक है। मतलब ये जो अधिनियम है, अधिनियम 1833, ये जो है ना वो केंद्रीकरण, मतलब हमारे देश में केंद्रीकरण की शुरुआत का अधिनियम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, ठीक है। तो सॉरी, इस अधिनियम के तहत जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब जो है ना वो केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, प्रशासन क्षेत्र को संभालने का काम कर रही थी, ठीक है। अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के 6 सदस्य हटा दिए गए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें से 6 सदस्य को हटा दिया गया, ठीक है दोस्त, क्योंकि अब सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र में ही उसका काम रह गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1853 में पहली बार ICS के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। मतलब जो बोला गया था यूपीएससी का एग्जाम अभी माना जाता है, उस समय होता था ICS, ठीक है। और इसका एग्जाम 1853 में सबसे पहली बार लिखित रूप में लिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल परिषद के विद्यार्थी व कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद केंद्र विधान परिषद में 6 सदस्य 6 सदस्य कर दिए गए, और इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बम्बई और बंगाल, आगरा की प्रांतीय सरकारें को नियुक्त के लिए दिया गया। मीन्स बोला गया ना जी केंद्र विधान परिषद में 6 सदस्य कार्य कर दिए गए, मतलब जो केंद्र विधान परिषद में था उसमें 6 को सदस्य कर दिया गया, और 6 सदस्य में से 4 सदस्य जो है वो कहाँ कहाँ से लाया गया, बम्बई,
मद्रास, बंगाल और आगरा से प्रांतीय क्षेत्र से नियुक्त किया गया। और बाकी जो 2 है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली परिचित करवाया गया। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया और यहीं से स्टार्ट होता सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, अब इसके बाद अधिनियम आता है 1858 से 1947 ईस्वी तक का अधिनियम, जिसको कि ताज का शासन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक रहा। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया वो चीज़ हम लोग देखते हैं। भारत के लिए यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियम किया गया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस लाइन को बढ़िया से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर यदि अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सपोर्ट करिए, आपको बहुत आगे तक हम लेके जाएंगे। चलिए हम लोग एक बार इस लाइन को और पढ़ते हैं। भारत के लिए यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे इसका क्या है दिया गया है, भारत का शासन अधिनियम 1858, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय परिषद में एक सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति की गई, और जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। मिस बोला गया ना। 1858 के अधिनियम के तहत ये काम किया गया कि भारतीय परिषद में एक सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति जो हुआ करता था, वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होता था। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, मतलब गवर्नर जनरल जो भारत का होता था उसका नाम अब वायसराय कर दिया गया। और ये किस अधिनियम के तहत हुआ, 1858 के अधिनियम के तहत। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। लॉर्ड कैनिंग भारत का जो है ना प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल रहा। प्रथम वायसराय बना और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। ठीक है, इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, जो राजनीतिक मामला और राजकोष का मामला संभालता था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत क्या काम हुआ, तो 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। पहली बार भारतीय बजट बनाया गया 1860 में। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स की शुरुआत की गई पहली बार इस 1861 के अधिनियम के द्वारा। इनकम टैक्स के जनक लॉर्ड कैनिंग थे। सबसे पहला जो टैक्स वसूला गया था, जो टैक्स की शुरुआत किया, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, वह गवर्नर जनरल के कार्यकारी व विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीयों की नियुक्ति की गई, और 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। पहली बार कोई कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था, जिसमें से 3 लोग विधान परिषद में नियुक्त हुए, और ये काम अधिनियम 1861 के तहत किया गया। ठीक है दोस्त, यहाँ से पड़ता है आपका भारत को अपने संविधान बनाने का नियम कानून सीखने का टाइम। केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना किया गया। बम्बई व मद्रास प्रांतों को शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। ठीक है, इसके आगे
भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुआ। भारत प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव से परिचित कराया गया। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जानकारी हासिल इस अधिनियम के द्वारा हुआ था। विधान परिषद का आकार बढ़ा दिया गया। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई व बजट पर चर्चा करने व कार्यपालिका से प्रश्न करने की अधिकार भी दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, मतलब बजट पर बहस भी कर सकता था और कार्यपालिका के द्वारा जो है प्रश्न भी पूछा जा सकता था। इसके बाद आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 और ये सबसे प्रमुख अधिनियम माना जाता है और ये पूरा संविधान का एक छोटा सा जुड़वा भाई बोला जाए तो इस अधिनियम के द्वारा उसको माना जा सकता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले मिंटो सचिव और लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए और प्रथम बार प्रतिनिधिक लोकतंत्र से परिचित करवाया गया इस अधिनियम के द्वारा। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मोस्ट वीवीआई पॉइंट। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसके बाद प्रथम बार वायसराय के परिषद में भारतीयों को नियुक्त की गई और इसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून सदस्य में नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1909। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, भारत सरकार अधिनियम। ध्यान रखिएगा क्योंकि धीरे धीरे अब टाइम बदल रहा है, 1947 आने का टाइम हो रहा है। तो आ गया भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया और मोंटेग्यू सचिव थे और भारत के वायसराय भी थे, इसलिए इस अधिनियम को बोला गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया और उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग किया गया। दोहरी शासन योजना के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन मतलब दो को शासन। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। दो भाग में बांटा गया। आरक्षित विषयों के तहत राज्यपाल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। प्रथम बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा ये अपनाया गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य तथा विधान परिषदों में 140 सदस्य कर दिए गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। भारत अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए नियम को हस्तांतरित नियम के रूप में जाना जाता था। ये सब काम 1919 के तहत किया गया। और भी है कुछ, एक पॉइंट और है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और यह वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता था। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ये महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों और रियासतों की इकाई के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा केंद्र और इसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों की 3 सूची में बांटा गया। संघ सूची, जिसमें कि 59 विषय थे।
प्रांतीय सूची जिसमें कि 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली पर दिया और प्रांतीय स्वायत्त प्रदान की गई। इसके बाद आता है, इस समय 6 प्रांत थे: असम, बंगाल, बम्बे, बिहार और संयुक्त प्रांत। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ये सब काम 1935 के तहत हुआ। अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में कर दी गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 ईस्वी में और इसके तहत में कुछ पॉइंट दिया गया है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, वायसराय फिर से हट गया और गवर्नर जनरल फिर से नाम रखा गया। संविधान सभा को दोहरा कार्य सौंपे गए: संविधान और विधायी। दोहरा कार्य मतलब संविधान हो गया और एक हो गया विधायी। विधायिका को संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 से पहले के अधिनियमों को रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम और बाद के अधिनियम को अधिनियम कहा गया। ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया, लेकिन न्यायिक शक्तियां जिला कलेक्टर को बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रदान की गई। ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो के वित्तीय विकेंद्रीकरण के संकल्प ने भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया 1870 में। 1892 में लॉर्ड रिपन का संकल्प कि स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ तथा भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है। चार्टर्ड अधिनियम 1833 अधिनियम 1909 से पहले महत्वपूर्ण अधिनियम था। अधिनियम 1919 द्वारा प्रदान की गई कार्यकारी परिषद 1947 तक वायसराय को सलाह देती थी। मौजूदा कार्यकारी परिषद, जिसको कि मंत्री परिषद भी कहा जाता है, उसी कार्यकारी परिषद का रूप का एक प्रतिरूप है। विधान परिषद और विधानसभा आज़ादी के बाद राज्यसभा और लोकसभा के रूप में विकसित हुई। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा कैसे विकसित हुआ? तो विधान परिषद और विधानसभा आज़ादी के बाद विधान परिषद बन गया आपका राज्यसभा और विधानसभा बन गया आपका लोकसभा। ठीक है दोस्त, जो कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो ये काम हुआ, राज्यसभा और लोकसभा बना। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब मेरा संविधान, इसी को देखते हुए अपना संविधान लिखा गया और बहुत सारे देश का संविधान को अध्ययन करने के बाद मेरा संविधान लिखा गया। इसलिए हम लोग का जो संविधान है वो सभी देशों से सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप हमारे साथ जुड़े, आप मेरा वीडियो पूरा देखें। और भी अच्छा इस एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसका जो है शॉर्ट फॉर्म में लेके आता रहूँगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर कोई एसएससी का या फिर रेलवे का, ये वीडियो सब के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।